हमारा संघर्ष ही राजनीतिक गुरु है। कोई हमको उंगली पकड़ करके राजनीति नहीं सिखाया। हम लोगों ने अपने गरीब गुरबे लोग, जो शोषित पीड़ित लोग थे, उन लोगों को एकत्रित करके जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया और वहीं से हमारा शुरुआत हुआ। लोगों ने हमको बहुत दबाने का कोशिश किया, बहुत तंग किया। यथा जमीन वगैरह जहाँ भी थी सब जगह लोग नापी जोखी करा के कहता था कि यहाँ है वहाँ है। मार्केट में हमारा एक बाबूजी का प्लिंथ दिया हुआ था, वहाँ पर हम जब मकान बनाने लगे तो उस आयु में अगल बगल के लोगों ने हम पर मुकदमा किया, माँ पर मुकदमा किया। 10 वर्ष की आयु। देश में ऐसे गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, असहाय लोग हैं, बेसहाय लोग हैं, उनको इसी ढंग से पूंजीपति लोग तंग करते हैं और वहीं से हमारी राजनीति शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। संघर्ष से हम राजनीति में आए। मेरा इतिहास है 10 वर्ष की आयु में, जिस समय हम छठे में पढ़ते थे, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, मात्र हम 10 वर्ष की आयु में। जब हमारी लड़ाई और हमारा संगठन को लोगों ने देखा, तब हमको दल में लाने के लिए जबरन, मजबूरन हमको लोगों ने मजबूर किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए। हम इनकार करते रहे। एक बार नॉमिनेशन होकर के 1991 के उपचुनाव में नॉमिनेशन भी हमसे कराया गया, लेकिन सिंबल नहीं दिया गया। लोग देखा कि ये आदमी जीत जाएगा। 2009 में भी जदयू ने हमको मुजफ्फरपुर से लड़ने के लिए बोला और मुन्ना शुक्ला वैशाली से लड़ने के लिए बोले थे। उस समय भी टिकट नहीं मिला। टिकट के लिए बुलाया गया, 2 बजे आइएगा। उसके पहले कैप्टन निषाद साहब को कैसे न कैसे बुलाया गया और उनको पार्टी ज्वाइन करके उनको लड़ाया गया। कई बार धोखा हम खा चुके हैं। 96 के चुनाव में भी, उपचुनाव में लालू यादव ने हमको जबरदस्ती कहा कि आप लड़ो मुजफ्फरपुर से। हम नहीं समझ सके उस राजनीति को कि एमपी क्या होता है। हालांकि उस समय लड़े होते तो हम मंत्री भी बनते केंद्र में, लेकिन हम नहीं लड़ सके, चूक हो गई। इसका नतीजा है कि हम लोग अभी तक एमपी नहीं बन सके। हमारी इच्छा थी कि एमपी बनते, बाद में समझे कि एमपी बनने से देश की राजनीति होती है, एमएलए बनने से बिहार की राजनीति होती है। उस समय ज्वाइंट बिहार था। मोदी जी की जब सरकार बनी 2014 में, हम उसी समय से इनके विचारधारा और इनके भाषण को सुना और मुझे अच्छा लगा कि कथनी और करनी में अगर एकरूपता हो तो ये सरकार बड़ी अच्छी सरकार है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु कुशवाहा और आप जनक अखबार देख रहे हैं। अभी हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री बसवन भगत जी हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, आपका पैतृक गांव कहाँ है? वैशाली प्रखंड में मंसूरपुर गांव है। वैशाली जिला अंतर्गत वैशाली प्रखंड के मंसूरपुर गांव में। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा किनसे मिली? संघर्ष से हम राजनीति में आए। मेरा इतिहास है 10 वर्ष की आयु में, जिस समय हम छठे में पढ़ते थे, हमारे पिताजी को कैंसर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई, मात्र हम 10 वर्ष की आयु में। और उसके बाद में माँ और बहन के सिवा मेरे परिवार में कोई चाचा भाई वगैरह नहीं थे। लोगों ने हमको बहुत दबाने का कोशिश किया, बहुत तंग किया। यथा जमीन वगैरह जहाँ भी थी सब जगह लोग नापी जोखी करा के कहता था कि यहाँ है वहाँ है। मार्केट में हमारा एक बाबूजी का प्लिंथ दिया हुआ था, वहाँ पर हम जब मकान बनाने लगे तो उस आयु में अगल बगल के लोगों ने हम पर मुकदमा किया, माँ पर मुकदमा किया, 10 वर्ष की आयु में। और वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि नहीं, जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहिए। हम ही नहीं हैं, पूरे देश में ऐसे गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, असहाय लोग हैं, बेसहाय लोग हैं, उनको इसी ढंग से पूंजीपति लोग तंग करते हैं और वहीं से हमारी राजनीति शुरू हो गई, लड़ाई शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया। आपके राजनीतिक गुरु को हैं? राजनीतिक गुरु ऐसे हमारा संघर्ष है। हमारा संघर्ष ही राजनीतिक गुरु है। कोई हमको उंगली पकड़ करके राजनीति नहीं सिखाया। हम लोगों ने अपने गरीब गुरबे लोग, जो शोषित पीड़ित लोग थे, उन लोगों को एकत्रित करके जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ना शुरू किया और वहीं से हमारा शुरुआत हुआ। उसके बाद में हमको जब हमारी लड़ाई और हमारा संगठन को लोगों ने देखा, तब हमको दल में लाने के लिए जबरन, मजबूरन हमको लोगों ने मजबूर किया कि नहीं आप चुनाव लड़िए। हम इनकार करते रहे। एक बार नॉमिनेशन होकर के 1991 के उपचुनाव में नॉमिनेशन भी हमसे कराया गया, लेकिन सिंबल नहीं दिया गया। लोग देखा कि ये आदमी जीत जाएगा। उस समय एलपी शाही जी देश के मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के पुत्र थे, वही लड़ाई लड़ने वाले थे।
उन्होंने मैनेज करके सब ढंग से, और हमारा उस समय टिकट कटवा दिया नॉमिनेशन के बाद में। सिंबल नहीं हमको हाँ सिंबल नहीं मिला, हम चुनाव नहीं लड़े, लेकिन वहाँ से उम्मीदवार वैशाली से जो जनता दल का उम्मीदवार था हार गया। फिर 92 में हेमंत शाही की हत्या हुई, फिर उसके बाद में भी हमको सिंबल नहीं मिला, फिर चुनाव हार गया। 95 में हमको मुजफ्फरपुर जिले के कुरनी से अंडरवर्ल्ड सम्राट अशोक का नाम सुने होंगे, अंडरवर्ल्ड जो सबसे पहले बिहार में 47 लाया था, और उसी के साथ मेरी लड़ाई हुई और इतना तंग तबाह किया लोगों को। 47 लेके घूमता था रात में और बोलता था कि चुनाव वोट गिराने नहीं जाना है। इसके कहने से वोट तो लोग देता नहीं, लेकिन वोट के लिए मना ही करता था। हमारे साथी लोग एक दिन बैठे और उनसे कहे कि देखिए चुनाव में जब हमारा वोटर जाएगा ही नहीं तो हम लोग चुनाव कैसे जीत पाएंगे। नतीजतन एक दिन हम लोगों ने कमर कसकर उसका पीछा किया, भगाया उसको, और उसके बाद में वो घूमना बंद कर दिया। उसकी पत्नी घूमना शुरू की, और हम उस समय 46,000 कुछ वोट से हम जीते थे। 95 में किस पार्टी से थे आप? हम उस समय जनता पार्टी से जनता दल से थे। जनता दल से थे। तो पहली सफलता आपको 95 में ही मिली? 95 में मिली। आप अंतिम चुनाव कब लड़े? 2000 में लड़े। पहले बार जब लड़े थे 95 में तो हम विधि मंत्री बने। जी, 95 में गृह मंत्री? हाँ, 95 में के चुनाव में के समय 95-2000 में विधि मंत्री बने। उसके बाद में 2000 में जब चुनाव लड़े तो उस समय भी हम लोगों ने देखा जात पात इतना लोग कहता था ना कि हाँ भाई मुस्लिम यादव सब लोग मिल करके राष्ट्रीय जनता दल के हैं, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा हो गया तो एक भी वोट नहीं मिला। और एक कांग्रेसी उम्मीदवार थे शिवनंदन राय जो पूर्व विधायक थे, वो चुनाव लड़ गए तो उनको भी 13,500 वोट मिला। और यादव तो 3 लड़ गए, उनको भी 3-3 वोट मिला। तो उस समय हम 16,500 से जीते थे। तो फिर हम उसके बाद में हम गृह कारा मंत्री बने 2005 तक। 2005 के चुनाव में जब लड़े तो लोजपा से सब्बू आलम चुनाव लड़े, और उनके साथ पासवान और मुसलमान का टोटल A to Z वोट उनको मिला। और जदयू से हमारे खिलाफ में लड़े थे मनोज कुशवाहा। अंत में कुशवाहा लोगों ने देखा कि साहब दोनों आदमी कोई नहीं जीतेगा, इसलिए इन्हीं को दे दो, कारण कि यादव मुस्लिम खिलाफ कर रहा है। और 2900 वोट से हम हार गए। उसके बाद में हमको टिकट ही नहीं मिला, तो हम चुनाव नहीं लड़े। 2014 में हमारा फाइनल था मोतिहारी से चुनाव लड़ना, लेकिन उस समय किस पार्टी से थे? उस समय राष्ट्रीय जनता दल। अच्छा। फाइनल हमारा था, सिंबल के लिए भी बुलाया गया, और किसी कारणवश जो हो सिंबल नहीं मिला, हम चुनाव नहीं लड़ सके। उसके पहले की भी कहानी बता देते हैं। 2009 में भी जदयू ने हमको मुजफ्फरपुर से लड़ने के लिए बोला और मुन्ना शुक्ला वैशाली से लड़ने के लिए बोले थे। उस समय भी टिकट नहीं मिला। टिकट के लिए बुलाया गया 2 बजे आइएगा, उसके पहले कैप्टन निषाद साहब को कैसे न कैसे बुलाया गया और उनको पार्टी ज्वाइन करके उनको लड़ाया गया। हालांकि जहां से हम लड़ने वाले थे वहां तो कैप्टन साहब जीत गए, लेकिन वैशाली से जदयू के प्रत्याशी हार गया था। तो कई बार धोखा हम खा चुके हैं। 96 के चुनाव में भी उपचुनाव में लालू यादव ने हमको जबरदस्ती कहा कि आप लड़ो मुजफ्फरपुर से। MP का चुनाव 95 में हम लड़े थे MLA, 96 में मंत्री बन गए। हाँ, मंत्री बन गए थे। 96 में जबरदस्ती बोले लड़ने के लिए। हम नहीं समझ सके उस राजनीति को कि MP क्या होता है। हालांकि उस समय लड़े होते तो हम मंत्री भी बनते केंद्र में, लेकिन हम नहीं लड़ सके, चूक हो गई। इसका नतीजा है कि हम लोग अभी तक MP नहीं बन सके। हमारी इच्छा थी कि MP बनते, बाद में समझे कि MP बनने से देश की राजनीति होती है, MLA बनने से बिहार की राजनीति होती है। उस समय ज्वाइंट बिहार था, झारखंड और बिहार एक साथ था। आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है? इंटर। कितनी से कठिनाइयाँ हुई आपको शिक्षा प्राप्त करने में? कितनी कठिनाइयाँ? कोई कठिनाई नहीं हुई। कठिनाई किसी मामले में हमको कठिनाई नहीं हुई। कॉलेज नज़दीक में नहीं था, जिस वजह से दिक्कत हुई, और कोई कठिनाई नहीं। आर्थिक रूप से कठिनाई नहीं थी। हमारी माँ थी, हम थे, खेती बाड़ी से आमदनी होता था, बाजार वगैरह से, मार्केट वगैरह है मेरे। आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? शोषित पीड़ित को का उत्थान, सब घर। जिस समय देश हमारा आज़ाद हुआ था, जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी थी, उनकी मंशा थी
कि देश आज़ाद होगा, अपना बिहार बनेगा, अपना हिंदुस्तान बनेगा, हर घर को मकान मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान, चिकित्सा शिक्षा की सुविधा मिलेगी, लेकिन ये सुविधाएं नहीं मिल सकी। 73 वर्ष हो गए आज़ादी के, सुविधाएं नहीं मिल सकी। इसके पूर्व में भी जिनकी सरकार थी, लोगों ने आवास योजना चलाया, लेकिन बहुत कम मात्रा में, चाहे जिस चीज़ का भाव रहा हो। लेकिन मोदी जी की जब सरकार बनी 2014 में, हम उसी समय से इनके विचारधारा और इनके भाषण को सुना और मुझे अच्छा लगा कि कथनी और करनी में अगर एक रूपता हो तो ये सरकार बड़ी अच्छी सरकार है। उन्होंने हर घर, हर लोग गरीबों को घर के लिए ऐलान किया कि 2025 तक एक भी झोंपड़ी का मकान, मिट्टी का मकान, कच्चा मकान नहीं रहेगा, सबको मकान मिलेगा, शौचालय युक्त मकान मिलेगा। शिक्षा की जहाँ तक बात है, स्वास्थ्य की बात है, सब सुविधाएं हम लोग देख रहे हैं। और आज भी शहर जमीन पर नजरें आ रही है, जहाँ भी गांव में जाइए नल जल और हर घर में बिजली। हम लोग के यहाँ बिजली पहले 1960 में लगा था, जिस समय राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुआ करते थे, आए थे हमारे वैशाली में, तो उसी समय हम लोग के घर में बिजली लगी थी और कुछ दिनों तक ठीक ठाक चला। लेकिन जिस समय हम लोग मंत्री बने थे, उस समय हम लोग के घर में समूचा लाइन कट ऑफ हो गया था, पंखा भी नहीं चल पाता था, इतनी असुविधाएं थी। हम लोग मंत्री बनने के बाद में भी हम लोग के गांव में भी बिजलियां नहीं थी। 2007 में, उसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे हमारे वैशाली में और उन्होंने कि हाजीपुर सुगौली रेलवे लाइन के लिए हम लोग बचपन से, एक थे याद नाम नहीं आया, लालगंज के शास्त्री जी की क्या थे, प्रेस वाले, वही आंदोलन चलाते थे। उस आंदोलन में हम लोग सक्रिय थे कि यहाँ सुगौली रेल लाइन बने और उन्होंने आह्वान किया कि ये बनना चाहिए। और अटल बिहारी वाजपेयी जी वैशालीगढ़ पर भाषण दिए थे जिस समय राबड़ी जी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। उन्होंने कहा था कि सुगौली रेल मैं बनवा दूंगा और वैशाली में बिजली का ग्रिड लगवाऊंगा। और शुरू हुआ, वैशाली में बिजली का ग्रिड लगा तो 2007 से कंटिन्यू हम लोग को बिजली मिल रही है। और भी गाँव में देखे जहाँ जहाँ बिजलियाँ नहीं थी, आती थी तो लोग बोलते बिजली आई बिजली आई। उस समय इतना घर में मोटर और टंकी पानी सबकी सुविधा कहाँ थी, बिजली आई बिजली आई। अब बिजली कटती है तो लोगों में छटपटाहट होता है कि साहब बिजली लाइन कट गया, लाइन कट गया। अंतर हुआ। और नज़र घुमाकर आप देखिएगा तो जो सड़कों अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री, ग्रामीण प्रधानमंत्री सड़क योजना जो लागू किया उन्होंने, इससे भी हम बहुत प्रभावित है कि हर गाँव में जहाँ हम लोग कीचड़ हेल करके बाजार पर आते थे तो जाते समय चप्पल निकाल के हाथ में, बरसात के दिन में हाथ में लेके चप्पल, और तब इतना पानी हेल हेल कर जाते थे का कीचड़ में। तमाम जगहों पर देखते हैं हम लोग, पूरे देश में भी घूमा है और अपने बिहार में भी घूमा, उत्तर प्रदेश में भी देखा, हर गांव में सड़कें बनी है। इससे बड़ी सुविधाएं लोगों को मिल रही है। भले ही जात पात के आधार पर लोग वोट में इधर से उधर करते हों, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी पूर्वक देखा जाए तो भाजपा सरकार ने जो सुविधाएं दी है, बताइए किसानों को 2000 करके 6000 रुपया देती है, पेंशन भी बढ़ा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैखाना भी बन रहा है, हर दरवाजे पर नल लगा। आपके यूपी में तो देखा है कि लाइन अगर है तो सरकार के तरफ छूट है कि अगर तार फंसा करके वह मोटर चलाता है तो उसको मत पकड़ो। तो ये तो किसानों के लिए सुविधाएं मिली। और घर घर में जो बिजली मिली है, बच्चे भी हमारे पढ़ रहे हैं। कोरोना काल में कुछ मुसीबतें आई है जो पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व की समस्या है। तो इसके लिए कहा जा सकता है, किसी को दोषी नहीं दिया जा सकता है, वो आपदा एक प्रकार का आपदा है। जैसे तूफान आता है, आंधी आती है और उसमें बड़ी बड़ी भवनें गिर जाती है, चक्रवात आता है। इसी ढंग से ये कोरोना जो आया वो अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में, पूरे देशों में, मैंने पूरे विदेश में, सभी देशों में, संपूर्ण विश्व में कोरोना काल में कुछ असुविधाएं हुई है, लेकिन अब लगभग समाप्त है और हम लोगों को यह सुविधाएं अब पूर्ण रूप से मिलने की संभावना है, मिलेगी ही। आप अपने राजनीतिक जीवन काल के कुछ ऐसे किस्से बताइए जो कि राजनीति में आपको अच्छा महसूस हुआ कि हाँ इस दिन मेरा बहुत अच्छा था। ना सब दिन हम मंत्री भी बने हैं तो कोई आई फाई वाले मंत्री नहीं थे कि हम चैम्बर में बैठे हैं और हमसे लोग मिले। उस समय भी हम घर पर, आज भी मेरे घर पर जाइएगा तो दरवाजे पर चौकी लगा हुआ है, पुराने घर हैं, चौकी लगा हुआ है और हम चौकी पर ही बैठते थे, लोग कुर्सी पर बैठते थे।
आज भी और मंत्री थे उस समय भी, और निश्चित रूप से सप्ताह में 3 दिन 2 दिन 3 दिन हम गांव में समय दिया करते थे। और ये मंत्री थे वहाँ भी मेरा चेंबर था, लेकिन चेंबर से बाहर हम बरामदे पर प्लास्टिक का कुर्सी प्लास्टिक का टेबल लगा करके आम लोगों के साथ बैठते थे। बिहार का कोई भी आया, किसी जाति किसी बिरादरी का हो किसी पार्टी का हो, हम कभी नहीं पूछा काम भाई साहब क्या काम है, 2 बिस्कुट 1 कप चाय लोगों को पिलाते थे, और उससे जो काम होता था मेरे कलम से जो होने वाला हो हम जरूर करते थे। मदद करने का काम किया एकदम स्वतंत्र रूप से, कोई भी हो। और आज मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि बिहार के कोई भी लोग होंगे जो मेरे यहाँ गए होंगे मेरा शिकायत नहीं किए होंगे। भले ही अब कोई नौकरी के लिए लिखवाने गया, हम लिख दिए, कहा कि लिख दीजिए चिट्ठी लिख दीजिए, लिख दिया, तो नौकरी मेरे हाथ में तो है नहीं, लेकिन उसको तो संतुष्टि मिली कि मंत्री जी ने एक चिट्ठी लिख करके हमको दिया। और कामों के लिए जिस काम के लिए गया, अरबी पैरवी हो, किसी पार्टी का हो किसी जाति का हो और बिहार के किसी कोने का हो, सबके लिए एक भाव। जो मेरे क्षेत्र के लोग थे उनको भी वही इज्जत, और बाहर के लोग आए उनको भी समान इज्जत हम दिया करते थे। और महसूस का जहाँ तक बात है, तो उस समय मंत्री जिस समय हम नहीं थे उस समय भी अरबी पैरवी वगैरह जितने लोग आते थे हम लोग करते थे। एसपी कलेक्टर सारे लोग वीडियो सारे लोग जानते थे ये लोग एक कार्यकर्ता हैं, ईमानदार कार्यकर्ता हैं, दलाल नहीं है और समाज के लिए लड़ते हैं, इसलिए सब लोग बात हम लोग का सुनता था। जिस समय मंत्री नहीं थे उस समय भी, और मंत्री बने तो पावर ऑटोमेटिक पावर मिला, सुनते थे। और आज भी नहीं है कुछ भी, लेकिन जितने भी पदाधिकारी हैं जानते हैं कि निस्वार्थ भाव से ये आदमी मदद करने वाला है। कभी गलत क्रिमिनल अपराधी का मदद हम नहीं करते हैं, सीधे बोल देते हैं कि साहब आप इसको अगर पूछे, एसपी साहब से पूछे, डीएसपी से पूछे, थाना से पूछे कि क्या मामला है, वो बताए कैसे इससे है, सबूत इसका पक्का है, हमने भैया तब इसमें जो आपको करना है कीजिए। लेकिन अगर निर्दोष है तो हम लोग बराबर बताते हैं कि निर्दोष में संविधान भी बताता है कि गवाहों के अभाव में अगर दोषी बरी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन निर्दोषों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। ये बात हम लोग जरूर बताते हैं लोगों को कि निर्दोष अगर फंसता है तो उसका दिल दुखता है और इससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, कम से कम रोएगा, इसका परिवार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गलत किया है तो आप सजा दो, अगर निर्दोष है तो उसको सजा मत दो। आप 10 साल मंत्री रहे, कोई ऐसा काम जो कि आज तक उसको याद किया जाता है कि हाँ वो काम हमारे कार्यकाल में हुआ? क्षेत्र में तो जो भी हुआ है, पहली बार मैंने जीता। मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूँ। हाँ, मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में जिस समय हम थे 82 समुदाय भवन बनवाए, और राजवाला वर्मा उस समय कलेक्टर थी। हमने जाकर कहा कि समुदाय भवन तो हमने बनवा दिया, इन तमाम जगहों पे आप स्कूलें खोल दें। वो बोली कि इतना फंड कहाँ से आएगा, जब तक सरकार से मंजूरी नहीं हमको मिलती तब तक हम शिक्षकों को वेतन कहाँ से देंगे। हम कहा कि मैं शिक्षक रह चुका हूँ, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, सरकारी फंड की आवश्यकता नहीं है। जिन स्कूलों में विद्यार्थी ज़्यादा हैं, शिक्षक ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप छोड़ दो। जहाँ पर विद्यार्थी कम है और शिक्षक ज़्यादा हैं, वहाँ से आप डिप्टेशन करके एक एक शिक्षक को अगर 82 जगह पर हमारा ही प्रखंड से दे देती हैं तो कोई अलग से पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षक को वेतन वहाँ से मिलेगा और काम यहाँ होगा। और उन्होंने की, और उसका नतीजा हुआ कि जिला के जितने भी एमएलए थे सब लोगों को उन्होंने बताया कि मंत्री जी ऐसे ऐसे हमको बताए हैं, आप लोग भी ऐसा कीजिए, हम आप लोगों के यहाँ भी अलग से स्कूलें खुलवा देते हैं। ये तो नमूना पेश किया हमने। अब कुछ व्यक्तिगत सवाल पे आते हैं, आपका फेवरेट भोजन क्या है, शाकाहारी या फिर? ना शाकाहारी मांसाहारी से बहुत नहीं, हमको हमारा है जहाँ जो मिल गया खा लेते हैं, घर में जो साधारण खाना बनता है खाते हैं। शाकाहारी हो मांसाहारी हो सब चीज़ की अभिरुचि थी, लेकिन अब मांसाहारी भोजन में हमको अभिरुचि नहीं है। पता नहीं, भीतर से शुगर भी हो गया, लेकिन भीतर से रुचि भी नहीं करता है मांसाहारी खाने का। कभी कभार खा लेते हैं। क्रिकेट देखते हैं? हाँ देखते हैं, लेकिन उतना पहले जितना शौक था टीवी पर बैठ करके देखने का, अब नए नए खिलाड़ी लोग आ गए। आपके फेवरेट खिलाड़ी कौन है? अरे ऐसे तो ये कौन है, रांची वाले धोनी हैं, तेंदुलकर था उस समय, वही लोग था जो उसके टीम में थे। सब लोग अच्छे लगते थे हमको, लेकिन नया नया खिलाड़ी लोग आ गया और क्रिकेट अब देखने का मौका कहाँ मिलता है। फिल्म वगैरह देखते हैं? फिल्म देखे हुए तो हमको हो गया 1982 के बाद में आज तक हमने सिनेमा हॉल में फिल्म नहीं देखा। फिल्म देखते ही नहीं है। टीवी पर कभी देख लिया कोई 2 मिनट 4 मिनट, बस न्यूज ज़्यादा देखते हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं है? ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो फिल्म में कुछ रह नहीं गया। पुराने ज़माने का जो फिल्म सब था, बागवान फिल्म देखिए तो आज भी आंख से आंसू आ जाती है। उस ढंग का फिल्म अगर होता है तो हम लोग बड़ा ढंग से देखते थे।
क्या था सन्नी देओल का जो गद्दार। हाँ गद्दार फिल्म भी हम देखा। ये सब चीज़ें अच्छी लगी, लेकिन इस समय का और फिल्म जो है वो देखने लायक नहीं है। फ्रांस कौन सा खेला पसंद करते हैं, इंडोर गेम या फिर आउटडोर गेम? ना कुछ नहीं, इंडोर आउटडोर कुछ नहीं, खेल में कोई इंटरेस्ट ना कोई इंटरेस्ट नहीं। हम लोग वॉलीबॉल खेलते थे अपने ज़माने में, फुटबॉल खेलते थे जिस समय हम लोग स्कूल के छात्र थे। उसके बाद में सब देखना, अब कहीं हम लोगों को क्रिकेट के लिए बुलाया जाता है, क्रिकेट मैच हो रही है वहाँ उद्घाटन या समापन के लिए, वहाँ जाते हैं तो 1-2 घंटा मौका मिलता है, देखते हैं, अच्छा लगता है, इस बात है, लेकिन नफरत नहीं। अच्छा, एक काल्पनिक सवाल है, अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री होते या फिर होंगे तो आपकी पहली प्राथमिक काम क्या होगी? सोचने का सवाल है नहीं कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सोच ऊंच रखना चाहिए, अलग की बात है। नहीं होते तो आपकी प्राथमिक काम क्या होती है? आपको क्या लगता है कि देश को सबसे प्राथमिक जरूरत क्या है अभी? पहले देश की सुरक्षा, और हमारे देश में जो कांग्रेसी हुकूमत था, जिस समय देश आज़ाद हुआ था, इन पाखंडियों ने देश को 2 भागों में बांटा। अगर बांटा भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, अगर बांटा तो टोटल मुसलमान लोगों को पाकिस्तान दे देना चाहिए था, टोटल यहाँ हिंदू रहना चाहिए था। अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था इनको, नेहरू जी को, गांधी जी को भी, कि आप ऐसा अगर बंटवारा कर रहे हो तो कुछ दिनों के बाद फिर हिंदुस्तान 2 भागों में बटेगा। और आपने देखा हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ, पहले अफगानिस्तान भी इसी में लगा हुआ था, अरबिक था इसमें। जिस समय मौर्य सम्राट का स्वराज था, अशोक सम्राट का स्वराज था, उस समय अखंड भारत था। और वो अखंड भारत की कल्पना हम करना चाहते हैं हमें से, कि कोई भी प्रधानमंत्री बने वही अखंड भारत फिर पुनः स्थापित अगर हो जाता है तो हमारी देश पूरे दुनिया में महान कहा जाएगा। आप कृषि प्रधान समाज से आते हैं, कृषि प्रधान जाति से आते हैं आप, सरकार को किसान के लिए क्या करना चाहिए और क्या कमियां हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, बिहार ही नहीं पूरे देश की मैं बात करता हूं, कि आज किसानों की स्थिति अब तो कुछ सुधर रही है, लेकिन किसानों की स्थिति शुरू से बद से बदतर है इस मामले में कि उसके फसल की कोई गारंटी नहीं है। साधारण सा बात आप सोच लीजिए, अगर कोई किसान 10 एकड़ जमीन जोतता है, वो 10 करोड़ का लगभग मालिक है आज के युग में। 10 एकड़ वाले 10 करोड़ के मालिक भी हैं कहीं कहीं। और ज़मीनों की जो कीमतें बढ़ती जा रही है, इस आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कोई 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पूंजी लगा करके दिया सलाई का फैक्ट्री खोलता हो, कोई मोमबत्ती का फैक्ट्री खोलता है, कोई चॉकलेट का फैक्ट्री खोलता है, चाहे कोई चीज़ बनाता है, अगरबत्ती बनाता है, 10 लाख 5 लाख से ज़्यादा पूंजी लगता नहीं उसमें। लेकिन वो अपने सामान का जो उसमें लागत लगता है, लागत को काट करके उस पर लिखा रहता है हर चीज़ों पर, साबुन हो, तेल हो, दिया सलाई हो, चाहे कोई भी सामान हो, फैक्ट्री में बनी हुई सामान है, लिखा रहता है रिटेल प्राइस इतना, लोकल टैक्स इतना। लेकिन आज तक आप बता दो कि कोई भी किसान, चाहे वह सेव उगाता हो, गेहूँ उगाता हो, धान उगाता हो, चाहे कोई फसल उगाता हो, अपने सामानों का कीमत निर्धारित वो नहीं कर पाता, बाजार तय करती है कि किस कीमत पर हम लेंगे। तो किसानों की स्थिति ये है कि पूंजी हमको लग गया लेकिन उतना मुनाफा नहीं हो रहा है, जिस वजह से किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। और इसको सुधारने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ सोचा है। भले यहाँ किसान आंदोलन के नाम पर टिकट हो, चाहे जो भी लोग हों, लोगों को गुमराह करने का काम किया, इसलिए कि हमारा समाज अभी अशिक्षित है, जिस वजह से गुमराह हो जाता है हमारा समाज। मतलब जो गरीब गुरबे तबके के लोग, किसान मजदूर लोग शिक्षित नहीं है, गुमराह हो जाते हैं। लेकिन किसानों की स्थिति बद से बदतर है, और उसको सुधारने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत सारा योजना लागू कर रहे हैं कि किसानों में सुधार हो। और किसानों में खुशियां हैं, कारण डीजल से पंप सेट हम चलाते थे, 1 घंटा में 100 रुपये लगता है, 150 रुपये लगता है, 125 रुपये लगता है, 1 लीटर 1.5 लीटर तेल जलता है। बिजली से अगर चलाते हैं तो मुश्किल से 10 रुपये घंटा हमको पड़ता है। तो एक ढंग से इजाफा हुआ, हमको इतना तो बचत हुआ। अब रहा, जिस समय हम लोगों ने रासायनिक खादों का उपयोग किया, नतीजतन जमीन की उर्वरा खत्म हो गई। रासायनिक खाद इतना न डाल दिए, उर्वरा खत्म हो गई, और मवेशियों का पालन भी लगभग बहुत कम कर दिया लोगों ने। हम देखते थे हम लोगों के दरवाजे पर 2-2 जोड़ा बैल, भैंसी, गाय रहती थी। इस समय कुछ नहीं है, ट्रैक्टर से खोद जोतवा लेना है।
तो गोबर नहीं पड़ने की वजह से उर्वरक शक्ति कम हो गई है और रासायनिक खाद देने से भी कम हो गई है। फिर पुनः लोगों ने यही उर्वरक शुरू किया है, गोबर डालो, उसमें ये कौन जैविक खाद डालो, अब शुरू किया लोगों ने, लेकिन पता नहीं चल सका। जमीन उपजाऊ उतना नहीं रह सका जितना हम लोग शुरू में देखे थे। मक्की का खेत करते थे और यूरिया 1 किलो कट्ठा छीट देते थे, हरा भरा होता था। इस समय 5 किलो कट्ठा भी छीटिएगा तो वो स्थिति नहीं है। उर्वरक शक्ति घटी है और किसानों की जो स्थितियां बदतर थी उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है मोदी जी की वजह से। देश की स्वास्थ्य हालत क्या है और इसको कैसे बदला जा सकता है, इसमें कैसे सुधार की जा सकती है? देखा आपने, कोरोना काल में भी लोग नहीं जानते थे एक ढंग की आपदा है। उतने हॉस्पिटल, उतने ऑक्सीजन के प्लांट जो लगे हैं, अभी लग रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि फिर आने वाले दिन में उतना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा। देखिएगा आप, वो ऑक्सीजन प्लांटें बंद रहेगी। ये तो एक ढंग का आपदा आया था ना, जैसे आंधी आती है उस ढंग के आया ही। घर घर में लोगों को जरूरत पड़ने लगा ऑक्सीजन का, और उतना ऑक्सीजन था कहाँ। पहले से व्यवस्था क्यों करके रखेगा कोई आदमी? हम जान रहे हैं कि मेरे परिवार में 5 कुंटल अन्न खाते हैं तो 6 कुंटल अन्न रखेंगे, 100 कुंटल नहीं ना रखेंगे। उसी ढंग से हॉस्पिटल में चाहे जो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर जहाँ निर्माण होता है, जहाँ से गैस बनती है, उतना आवश्यकता नहीं है। अभी आप देखिए, कोरोना काल में जितने मात्रा में खपत होती थी, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। वहाँ पड़ा हुआ है गैस। हम ही लोग, हमारे पास भी हॉस्पिटल है, हम भी, एक बेटी हमारी मर गई और उसके नाम पर हमने हॉस्पिटल 2000 में बनवाया था। बेटा मेरा डॉक्टर है और कोरोना काल में, पूरे कोरोना काल में मेरे डॉक्टर बेटा और हम भी हॉस्पिटल पर रह करके लोगों का सेवा करने का काम किया। दिन भर में 3 बार मुजफ्फरपुर से गाड़ी भेज करके, और एक सिलेंडर खाली होता था मंगवाते थे कि सिलेंडर के बिना कोई मरे नहीं। और बड़ी खुशी है, बड़े बड़े अस्पतालों में तो 10 लाख 5 लाख का बिल उठा। हम देखे हैं, हमारे यहाँ मैक्सिमम 40,000 रुपया एक आदमी दिया। जो 15 दिन हमारे यहाँ भर्ती था, ठीक होकर गया, मात्र 40,000, नहीं तो 5,000 से 10,000 से ज़्यादा का बिल किसी का नहीं हुआ। और हम लोगों ने सेवा की भावना से, और आज भी जो अस्पताल हमारा है, अस्पताल में हम, अस्पताल बेटी के मरने पर हम बनवाए थे उसके नाम पर, तो मेरा भी यही रहता है भावना, और मेरे बेटे डॉक्टर की भी भावना रहती है। जो नाम है जीवन रेखा आरोग्य संस्थान मंसूरपुर, गुदरी बाजार, वैशाली में ही है। और मेरा हमेशा निर्देश रहता है कि गरीबों की सेवा करो। और ऐसा देखने को मिला और देखते भी हैं कि जो असहाय बेसहाय हैं उनका मुफ्त इलाज हम लोग करवाते हैं। जाने के वक्त कुछ पैसा भी दे देते हैं। इसलिए मेरे यहाँ गरीब गुरबे लोग बहुत आते हैं। और हमने सेवा की भावना से वो अस्पताल खुलवाया, नाम की भावना से नहीं कि हमारा नाम रहेगा। गरीबों का अस्पताल है और हमको बड़ी खुशी होती है जब गरीब लोग जाने लगते हैं। हम रहते हैं घर पर, जाने लगते हैं, उस समय भी पूछते हैं कि कोई ढंग का दिक्कत हुआ, या हॉस्पिटल में एक बार निश्चित रूप से गांव पर रहते हैं तो हम जाकर हर पेशेंट से मुलाकात करते मिलते हैं और लोगों से हम हालचाल पूछते हैं कि कोई दिक्कत अगर हो तो हमको बताओ। सेवा की भावना से हमने अस्पताल खुलवाया है। व्यक्तिगत सवाल है, आपकी शादी कब हुई? शादी तो हमारी हुई है 1970 में। शादी का कुछ रोचक किस्सा है क्या? कुछ उस समय तो हम लोग पालकी पर जाते थे, कुछ रोचक नहीं। पालकी पर गए और पालकी जो था, जानते हैं ना, पालकी कान पर जो लोग ढोते हैं, पालकी से हम लोग गए। खेत लेकर के जब जाता था जैसे, और फिर उसी ढंग से उधर से दुल्हन भी आई। हमारे तो समधी कोई थे नहीं, फूफा हमारे थे, तो समधी बनकर गए थे दूसरे पालकी पर। खरखरिया पालकी बोलता था। और कोई रोचक कहानी नहीं। उस समय कहाँ कुछ पता चलता था कि क्या हुआ, शादी ब्याह कैसे क्या हुआ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे अभी 4 बच्चे हैं। 5 बच्चे थे। एक बेटी जो बताया कि मर गए, सबसे बड़ी थी। सबसे बड़ा बेटा दिग्विजय नारायण, जो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और व्यवसाय से भी, कुछ बिजनेस खाने पीने के लिए, चिमनी और पोखर का मछली पालन का धंधा अपना करता है। दूसरा बेटा मेरा MBBS डॉक्टर है, सर्जन है, जो अपना हॉस्पिटल चलाता है। और तीसरा बेटा सत्येंद्र, जो MBA किए हुए है, नौकरी करने की इच्छा उसकी नहीं थी और अपना व्यवसाय वो करता है बिल्डर का, सत्येंद्र नारायण। चौथा बच्चा हो गया। एक बेटी हमारी जो बेटी है, हाँ, उस सबसे छोटी बेटी, जो जहाँ से हम चुनाव लड़ते थे उसी क्षेत्र में, चुनाव लड़ने के पहले हमने शादी किया। और उसके पहले वो मुखिया भी बनी थी, प्रिया राज नाम है, मुखिया बनी थी। लेकिन इस बार जो ध्रुवीकरण हुआ, जातीय ध्रुवीकरण में 400 वोट से हार गई।
अभी तक आपको देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री को लगे? नरेंद्र मोदी लगे। कुछ विशेषता बताइए। विशेषता है कि देश के लिए, देश आज विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है नरेंद्र मोदी की वजह से। नरेंद्र मोदी एक मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और हर देश के लोग, हमने देखा, आप भी देखते होंगे टीवी पर, जाते हैं तो इनका कितना कदर होता है, इज्जत होता है। और विदेशों में भारत को बुद्ध की धरती के रूप में लोग मानते हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बुद्ध को बहुत आदर करते हैं, बोलते हैं कि बुद्ध का देश है, महावीर की जननी वहाँ है, तीर्थंकर महावीर की जननी और जन्मभूमि बिहार के वैशाली। और तीर्थंकर गौतम बुद्ध जो हुए महामानव बुद्ध, उनको भी आदर करते हैं। हमने राष्ट्रपति जी को भी देखा है और योगी आदित्यनाथ जी को बुद्ध की स्मृति उनको समर्पित करते हुए। और बुद्ध पर उन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने भी लिखा है कि बुद्ध नहीं तो युद्ध नहीं। बुद्ध हाँ, बुद्ध हैं वहाँ युद्ध नहीं, हमको बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं, बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं। और आप अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, याद नहीं है हमको, उन्होंने भी बुद्ध पर बड़ा जोर दिया था, मुझे बुद्ध चाहिए युद्ध नहीं, याद होगा। आप राजनीति और समाज सेवा के अलावा भी कुछ करते हैं क्या? व्यवसाय? ना, मेरा कोई व्यवसाय नहीं है। बोले ना कि जिस समय हम बच्चे थे उसी समय हमारे यहाँ मार्केट जो था, माँ बनवाई, माँ बोली कि मार्केट बनवाओ, जहाँ संघर्ष हुआ वहीं मार्केट बना हुआ है। मार्केट में दुकानें हैं और उसी के ऊपर हॉस्पिटल है। दूसरा मेरा व्यवसाय, कोई व्यवसाय तक हमने ठेकेदारी कोई व्यवसाय नहीं किया शुरू से, और हमारी अभिरुचि व्यवसाय की तरफ भी नहीं है।